हाँ जी, तो क्लास 11th का आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, किसकी, ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस इज ओन्ड बाय वन मैन, अगर एक ही पर्सन बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, तो ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है स्टेटमेंट्स which states the financial position of the business। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करें, बताएं। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बिजनेस की आर्थिक स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। इसको हम इनकम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो बिजनेस की प्रॉफिट्स अर्निंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करेगी, कितना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। एंड सेकंड इज कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन। पहले हमने ये देखना है बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, दूसरा ये देखना है कि बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, मतलब एबिलिटी टू पे लायबिलिटीज। क्या बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को आराम से पे कर सकता है या नहीं कर सकता। इन दैट केस हम यहां पे जो बनाते हैं स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज टू कैलकुलेट द इनकम, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली अगर हम देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन चीजें आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो मैंने तीन चीजें बताई, इनका रोल क्या है और हमें यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा रिजल्ट होता है अकाउंटिंग का, दैट इज सेकेंड लास्ट स्टेज। ठीक है, वेट, स्टेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या होता है, हम इस प्रोसेस को कैसे समझते हैं, IRCSRC, where I stands for identification of financial transactions, R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing, and this is the second last letter R, which stands for results। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, हम यहाँ पर बिजनेस के रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, बिजनेस के रिजल्ट्स में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंड सेकंड इज हम ये चेक करते हैं कि क्या वो अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेट्स रखता है या नहीं रखता। आई रिपीट, क्या वो अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसके पास एडिक्वेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है या नहीं है। तो यहां पर ये हमारा रिजल्ट्स का स्टेज है। इसके बाद जो सी लास्ट वाला होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, तो हम सेकेंड लास्ट स्टेज पर हैं यहाँ। अब देखिए, तो रिजल्ट्स के अंदर, आई रिपीट, रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये देखना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। तो प्रॉफिट और लॉस कितना आया, पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, द फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, जिनका काम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है। ठीक है, ये हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ ट्रेडर्स ओनली। अच्छा, अब ट्रेडर्स कौन लोग होते हैं, जो माल खरीद के बेचते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें अगर चेंजेस करने हो तो वो करके उसको बेच देते हैं आगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो वो बनाकर बेचते हैं। ठीक है, अब देखिए,
अब सेकंड रिजल्ट क्या था, हमने बिजनेस की सॉल्वेंसी चेक करनी है। सॉल्वेंसी चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, हमारी अपनी कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी हुई है और कितनी लायबिलिटीज है ना। तो इसके लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीजें बनानी सीखनी है। हालांकि सबसे आसान है बैलेंस शीट बनाना, ये हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख चुके हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहला पार्ट है हमारा ये समझना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इससे हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, टू एजरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग अकाउंट का जो पर्पस है वो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को निकालना है। ठीक है, ये जानने की इस बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, लेट से प्रोडक्ट एक्स, इसको हम परचेज करते हैं 1000 रुपए का, और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं या कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जिसके बिना इसको इजीली मार्केट में सेल नहीं करा जा सकता। कुछ मॉडिफिकेशंस करनी, कुछ ऐसे खर्चे करने जरूरी हैं, उसमें हमारे 200 रुपए इस पर लग जाते हैं। तो ये हमें इसकी कॉस्ट पड़ जाती है 1200 रुपए। ठीक है, अब इसको मार्केट में हम सेल करते हैं 1500 का। तो इसकी कॉस्ट और इसके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, किसी भी आइटम की कॉस्ट और उसके सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है, ये जाना कि हमारी जो भी सेल हो रही है क्या हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये थोड़ी सी वाइडर टर्म है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, हमने केवल और केवल वही खर्चे लेने हैं जो उस आइटम की कॉस्ट से जुड़े हों, है ना। तो उन्हीं खर्चों को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो उस आइटम की कॉस्ट से जुड़े हुए हों, ठीक है, जो डायरेक्टली उस आइटम की कॉस्ट में ऐड करे जाने चाहिए, जो मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूं। और वो खर्चे कौन से होते हैं, देखिए, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन गुड्स टू ब्रिंग these into सेलेबल कंडीशन। ऐसे खर्चे जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए करे जाते हैं। ठीक है, उस स्टेज तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं जो गुड्स को सेलेबल बना देते हैं कि अब वो रेडी फॉर सेल है, उसको बेचा जा सकता है। उसके बाद जो हमारे जो भी खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं होते। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसे खर्चे जो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। अब वो खर्चे कौन से, सबसे पहले गुड्स को खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से खर्चे, कैरेज, गुड्स को लाने के लिए जो हम कैरेज पे करते हैं, कैरेज पे करते हैं, कैरेज की जगह फ्रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स को लाने के लिए कोई कैरेज पे करते हैं या कोई कार्टेज पे करते हैं या कोई फ्रेट पे करते हैं तो उसके साथ इनवर्ड वर्ड जुड़ा होता है। इनवर्ड मतलब वी आर ब्रिंगिंग गुड्स इन। ठीक है, तो यहां जब भी आउटवर्ड लिखा हो तो वो गुड्स, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसी भी तरह के हों तो वो गुड्स का पार्ट बन जाते हैं, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। फैक्ट्री के खर्चे कोई भी हों, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए होती है तो उसके कोई भी खर्चे हैं तो वो भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। लेबर और वेजेस जो होती हैं, ठीक है, लेबर और वेजेस जो वर्ड जुड़ा होता है वो उन लेबर्स का जुड़ा होता है, उन लेबर्स की तनख्वाह से रिलेटेड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस, जैसे कभी कोई सामान आता है तो हमें किसी भी पोर्ट से उसको क्लियर कराने की फीस देनी होती है कि भाई उस सामान को आने दो। ठीक है, और
और इसके अंदर हम ले सकते हैं वेजेस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जब तक आगे की चीजें याद नहीं आती। तो ये सारे खर्चे जो गुड्स को सेलेबल। अच्छा, पैकिंग एक्सपेंसेस भी। अब कई लोग कहते हैं सर पैकिंग तो गुड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करी जाती है, तो बिल्कुल यहां पर वो पैकिंग एक्सपेंसेस आते हैं जिसके बिना गुड्स बेचे ही नहीं जा सकते। जैसे दूध है, उसको पैक करके बेचना जरूरी है, मक्खन है, उसको पैक करके बेचना जरूरी है। ठीक है, तो जो उसके नेचर ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगी, भी पैकिंग के बिना इट कैन नॉट बी सोल्ड, तो ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको जनरली गिवन होगा कि भाई पैकिंग एक्सपेंस जो है उसके बिना हम गुड सेलेबल नहीं है। ठीक है, आज की डेट में तो वैसे पैकिंग एक्सपेंस को जनरली कहा जाता है कि भाई पैकिंग के बिना गुड सेलेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको कैरी कैसे करा जाएगा। लेकिन अगर आप उस गुड्स को गिफ्ट रैप करा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, डिलीवरी का कोई खर्चा है, जैसे कहीं हमें डिलीवर करवाना है, उसके लिए हम उसकी पैकिंग कर रहे हैं, तो वो डिलीवरी एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट है। वो पैकिंग पैकिंग एक्सपेंस मतलब जो मेन जो यूनिट है उसको हमने पैक कर दिया, अब इट कैन बी सोल्ड। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में गिवन होता है पैकिंग एक्सपेंस को लेके जो कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करे कि भी इसको डायरेक्ट में डालना है या इनडायरेक्ट में डालना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट है। ठीक है, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है। तो यहां पर हम सेल में से जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स को लेस करते हैं जीपी आता है। हाँ, अब ग्रॉस लॉस कैसे आएगा? ग्रॉस लॉस तब आएगा जब हमारी कॉस्ट 120 है या कॉस्ट हमारी 1200 और बिक रहा है 1000 में। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस आ जाता है। अब इसको अकाउंट फॉर्मेट में हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, आप इतना नोट कर लो जो करवाया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो यहाँ पे हमारे दो रूल्स है, दो पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, डेबिट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमने उनको यहाँ डेबिट कर देना है। ठीक है, अब कह सकते हैं ट्रांसफर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी जगह हम ये लाइन भी लिख सकते हैं कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाते हैं? सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करके दिखाएं तो इस तरीके से इनकी जर्नल एंट्री होती है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, डेबिट साइड पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, बी पॉइंट, क्रेडिट और डायरेक्ट इनकम्स। हम सारी डायरेक्ट इनकम जो है उनको क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पर। तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे आ जाते हैं और जो डायरेक्ट इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं। अब ये डायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। देखिए, जब डायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट होती हैं तो डायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट हो जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। देखिए, फॉर्मेट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हेडिंग आती है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हम जिस भी साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो उसकी डेट आती है फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंडेड। जैसे कि यहाँ पर अभी हम डेट डाल रहे हैं 31 मार्च 2020। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे डेट्स लिखते हैं। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। यहाँ पर डेट कॉलम नहीं होता क्योंकि ये एंड पे बनता है, साल के एंड पे बनता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। यहां पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे यहां डेबिट हो जाते हैं टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि लेट से परचेज है, हमने गुड्स को खरीदा, वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन परचेज में से अगर कोई रिटर्न्स हैं वो लेस हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं यहां पर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स हैं वो आ जाती हैं। बेसिकली डायरेक्ट इनकम्स के अंदर दो दो पॉइंट्स मैं आपको बता ही सकता हूं। डायरेक्ट इनकम्स में पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट डायरेक्ट इनकम इज सेल्स।
जो भी हमने गुड्स को सेल करा, ठीक है। और सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न लेस होकर यहां पर हम शो करते हैं, ठीक है। और अगर कोई अदर डायरेक्ट इनकम है तो वो भी यहां पर क्रेडिट हो जाती है, अदर डायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसके साथ साथ दो चीजें यहां पर हम और शो करते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट साइड पे आता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अब लेट से क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,80,000। इसका मतलब क्या है, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर तो हमारी इनकम साइड यहां पर ज्यादा है, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो फिगर है, दोनों साइड तो इक्वल होनी चाहिए ना। जब हम दोनों साइड इक्वल करेंगे तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, अगर ये साइड आती है 2,20,000 और ये साइड आती है 1,90,000, ठीक है, इन दिस केस डेबिट साइड इज मोर। इस केस के अंदर यहां पर ग्रॉस लॉस आ जाता है। इसका मतलब है हमारी कॉस्ट जो है सेल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है हमेशा, और दोनों साइड इक्वल आएंगी आएंगी, बिकॉज यहाँ पर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहेंगी। इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि ये कैसे, ये जो मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट हम जो निकालते हैं वो इस ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे निकला। अगर आप देखेंगे ना तो यही इक्वेशन जो है, इसको जब हमने अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाला तो इसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। अब देखिए जीपी जो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे होता है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक रखा हुआ था, लेट से 10,000 रुपए का। फिर हमने कुछ गुड्स और खरीदे, हमने वो ऐड कर दिया इसके अंदर, परचेजेस ऐड कर दी। लेट से हमने 1.5 लाख का माल और खरीदा, ठीक है। तो टोटल माल हमारे पास कितने का हो गया, 1,60,000 का, ठीक है। अब इन गुड्स के ऊपर कुछ खर्चा करना जरूरी था, कुछ लेबर्स वगैरह जो हमने रखी हुई हैं वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी, इसको अनलोड कराया, लोड कराया, ठीक है। 20,000 रुपए हमारे उसमें लग गए। तो इन गुड्स की कॉस्ट क्या पड़ गई हमें, 1,80,000। या इस गुड्स को लाने के लिए हमने कोई पैसे दिए, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड हो गए। तो इन गुड्स की हमें कॉस्ट क्या पड़ गई, 1,80,000। इसमें से कुछ गुड्स बिके नहीं, बच गए, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमने निकाल दिया। लेट से मैं कहता हूं 30,000 रुपए गुड्स मेरे सेल नहीं हुए, ठीक है। 30 नहीं, 40,000 कर देते हैं। 40,000 के गुड्स मेरे सेल नहीं हुए। टोटल माल कितने था, 1,80,000 रुपए का। उसमें से कितना बच गया, 40,000 बच गया। मतलब जो माल बिका वो मुझे कितने का पड़ा था, 1,40,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। अब हमने उसको सेल कर दिया 1,60,000 रुपए में, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है 20,000। क्लियर है। ये हमारी इक्वेशन फॉर्मेट होगी। अगर आप ढंग से देखें तो यही मैंने अकाउंट के अंदर किया। अकाउंट के अंदर मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड, परचेजेस ऐड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, अपोजिट साइड पे आ गया, लेस हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई ट्रेडिंग अकाउंट से, और सेल ये रही मेरी। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने जब लेस करी तो हमारे पास जीपी आ गया। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा थी तो हमारे पास ग्रॉस लॉस आ गया, ठीक है। आप इसके अंदर ये वैल्यूज डाल के चेक करेंगे तो आपका सेम आंसर आपको दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000, 1.5 लाख की परचेज हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस जो अदर है वो 20,000 हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ ले लिया 40,000, और सेल है हमारी 1,60,000, ठीक है। अब क्रेडिट साइड जो आ रही है वो आ रही है 2 लाख, और डेबिट साइड जो आ रही है दैट इज 1,80,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 20,000 का जीपी आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है, देखिए।